वेलकम स्टूडेंट्स। हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। और जैसे कि हम लोग इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं किसकी, क्लास 10th बायोलॉजी की। क्लास 10th बायोलॉजी में अभी तक हमने पहला चैप्टर कवर कर लिया, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, फिर उसका रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, उसके बाद फिर सारी चीज़ हमने कवर की। और एट लास्ट हमने जस्ट पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन भी दे दिया। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की, बायोलॉजी क्लास 10th सेकंड चैप्टर की, जो क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब मैंने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था तो जो फर्स्ट वीडियो था मेरा इंट्रोडक्शन वाला, उसमें मैंने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का हल्का सा बात किया था, मतलब थोड़ी सी डेफिनेशन की बात की थी। और यहाँ पे उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में होता क्या है, सबसे पहले अभी मैं देख लूँ हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, जिसमें कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, और भी कई चीज़ें हैं उनके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। उसके बाद हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे, और उनमें फिर प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे, जैसे जो ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोसिन, साइटोकाइनेंस सब है, अब सीसी के सबकी हम अभी बात करने वाले। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। देखो यार, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो तुम्हारा चैप्टर है, इसमें एक वर्ड ये जो समझ में आता है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कौन सा वर्ड ये है, कोऑर्डिनेशन। देखो, कंट्रोल का मतलब तो तुम समझ गए होगे, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना, किसी चीज पे कंट्रोल अपना रखना। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन क्या है। ये वर्ड, सबसे पहले इस वर्ड के बारे में देखो। देखो, हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी बॉडी में कई सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट और उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर न्यूट्रिशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम, कई सिस्टम काम करते हैं। और उसके बाद उन सभी सिस्टम में एक प्रॉपर बैलेंस होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि देखो, जब अभी आपने पहला चैप्टर पढ़ा तो उसमें आपने देखा होगा कि हर सिस्टम में कई चीज़ें कॉमन होती हैं। जैसे अगर हम फेरिंग्स की बात कर लें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम में कॉमन चेंबर है। तो दो सब, अगर सारे सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मतलब एक तरीके से कोऑर्डिनेट करने, एक तरीके सहयोग की भावना, अगर वो नहीं होगा तो क्या होगी, तब फिर सारे सिस्टम एक दूसरे के जो वर्क है उसको ओवरलैप कर जाएंगे और इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे। और जब इंटरमिक्स्ड हो जाएंगे तो कोई काम ढंग से होगा ही नहीं। तो फिर यही है कोऑर्डिनेशन, क्या होता है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द सिस्टम्स ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जो बॉडी के जितने सिस्टम हैं उनको जो साथ में कोऑर्डिनेशन, वर्किंग टुगेदर, साथ में काम करें, उसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो अभी हम यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन की एक जनरल डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद अभी थोड़ी और बातें कर लेंगे। जब आप कुछ और समझ जाएंगे तब हम कोऑर्डिनेशन की और बढ़िया सी आपको एक डेफिनेशन दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो जनरल डेफिनेशन है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द systems of body is called coordination। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये तो एक मान लो जनरल डेफिनेशन हो गई समझने के लिए कि जितने बॉडी के जितने सिस्टम्स हैं सबको एक साथ काम करना, वर्किंग टुगेदर ही एक क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। अब देखो, कोऑर्डिनेशन भी दो होते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं। प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं, लेकिन एक हम बात करेंगे सबसे पहले, एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और ये जो होता है, ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, लेकिन जो दूसरा होता है, क्या बोलते हैं उसको, नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये कहां होता है, ये केवल एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता है। अब देखो, केमिकल कोऑर्डिनेशन मतलब कोई केमिकल सब्सटेंस है, जैसे कि हार्मोन्स, उन सबसे सिक्रीट करके आपस में कोऑर्डिनेट करके रहना, उसको बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। उसके बाद बात आती है नर्वस कोऑर्डिनेशन की, जो कि नर्वस सिस्टम द्वारा, नर्व्स द्वारा होता है। वो केवल एनिमल्स में होता है, कि प्लांट्स में नहीं होता है, क्योंकि प्लांट्स में नर्व्स नहीं होती। तो ये बात हो गई केमिकल कोऑर्डिनेशन की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, कोऑर्डिनेशन की जनरल डेफिनेशन और टाइप्स, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन के बाद। अब हम बात करने वाले, देखो इस टॉपिक पे हम आगे बढ़े उससे पहले एक टर्म की बात कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। ठीक है,
सेंसिटिविटी की बात हम सबसे पहले कर लें। देखो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसके आउटसाइड या इन्वायरमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसको क्या कर ले, वो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब नहीं सॉरी ऑब्जर्व कर ले, और ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसमें क्या हो जाए, वो अपना एक रिस्पॉन्स दे उस चेंज पे, उसी वही बोलती है सेंसिटिविटी। जैसे मान लो अगर हमारा इस टाइम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी हो रही है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस टेम्परेचर चेंज मतलब वो जो हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब क्लोथ्स गर्म कपड़े नहीं पहनते, पंखे चला के रहते हैं, एसी चलाते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो वही जो रिस्पॉन्स देने की वो हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। और बाकी अगर मान लो इसको देख ले, हम ये व्हाइट बोर्ड देख ले, डस्टर देख ले, मार्कर देख ले, भाई गर्मी पड़े ठंडी पड़े, ये कोई रिस्पॉन्स देगा नहीं देगा, ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, तो इन सब में सेंसिटिविटी नहीं होती। तो ठीक है, तो सेंसिटिविटी की पहले एक डेफिनेशन लिख लो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट changes in its surrounding and make appropriate response is called सेंसिटिविटी। ओके, क्या होती है सेंसिटिविटी? कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी को डिटेक्ट चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग, कि अपने सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, आसपास में जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, और उसको केवल डिटेक्ट ना करें, उसके बाद उसको एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स मतलब कि अगर गर्मी हो रही है तो ठंडी गर्म कपड़े तो पहन नहीं लेगा, एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो रिस्पॉन्स वहां पे जरूरी हो, सही रिस्पॉन्स दे, उसी प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। अब सेंसिटिविटी के बाद बात आती है, एक टर्म आता है बस, स्टिमुलाई, ठीक है, स्टिमुलाई, ठीक है। स्टिमुलाई का अगर इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है स्टिमुलस, ठीक है। अब क्या बोलते हैं इसको, स्टिमुलस। अब इसको पता क्या बोलते हैं, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। ये तो क्या हुआ, किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी की बात हो गई, सेंसिटिविटी, और उसके बाद द चेंजेस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में ऐसे चेंजेस जिसको कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व करे और उसके बाद फिर क्या करे, वहां पे अपना रिस्पॉन्स उसमें दे, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलाई, ठीक है। तो क्या बात हो गई, द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच, द चेंजेस in environment to which organism respond and react is called stimuli, ठीक है। ऐसे चेंजेस इन्वायरमेंट में जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करे, रिस्पॉन्ड करे और रिएक्ट करे, उसको क्या बोलते हैं, उस तरह के जो चेंजेस होते हैं और जो ये रिस्पॉन्ड और रिएक्ट का जो ऑर्गेनिज्म का प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई में ये जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे कैसे करते हैं, किस किस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं, तो रिस्पॉन्ड टू लाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, स्मेल, टेस्ट, टच एटसेट्रा। तो इस सब चीजों को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो इस तरह से स्टिमुलाई को किस किस चीजों पे रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स क्या होता है, लाइट पे, ह्यूमिडिटी पे, टेम्परेचर पे, स्मेल या टेस्ट एंड टच तरीके से। और देखो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, बाय मूविंग, बाय शोइंग सम मूवमेंट इन दियर बॉडी, ठीक है।
जो चेंजेस होते हैं उसको कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, अपने बॉडी में कुछ मूवमेंट शो करके। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो इन सब चीजों को रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनके पास जैसे ही अपना हाथ ले जाते हैं तो उनकी पत्तियां क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरह से अपनी बॉडी के कुछ पार्ट्स को मूव करके वो ये स्टिमुलाई शो करेगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वहां तक बातें क्लियर हो गई। तो फिर यहाँ पे आप एक कोऑर्डिनेशन की दूसरी डेफिनेशन देख लीजिए, क्या है, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमैटिक मैनर so as to produce a proper response to stimulus is called coordination। ये साइंटिफिक और एकदम परफेक्ट डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन की क्या है कि जितने भी बॉडी, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनका एक साथ काम करना और एक सिस्टमैटिक मैनर में काम करना। और किस लिए सिस्टमैटिक मैनर में काम करना, ताकि वो जो स्टिमुलस है उसको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर दें। इसी को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो ये होगा सिंपल सी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। देखो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स स्टिमुलस इन मेनी वेज। एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट स्टिमुलस को कई वेज में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और प्लांट्स रिस्पॉन्स इन लिमिटेड वेज। और जो प्लांट्स होते हैं वो लिमिटेड वेज में रिस्पॉन्स करते हैं। क्यों, क्योंकि एनिमल्स देखो, अब कैसे मेनी वेज और लिमिटेड वेज कैसे होते हैं ये समझो। जैसे अगर मान लो ठंडी हुई, टेम्परेचर चेंज हो गया, ठंडी का मौसम आ गया, एनिमल्स जैसे हम लोग ह्यूमन से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को तुरंत क्या कर लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, कान में कैप लगा लेंगे, सब चीजें, पूरा शूज पहन लेंगे, ग्लव्स लगा लेंगे, पूरी तरीके से एकदम कवर अप कर लेंगे। प्लांट्स कभी ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। और ठंडी, और उसका ठंडी के बाद गर्मी आई, हम क्या कर लिए, हम अपने आप कपड़े कम कर लिए, एसी में रहने लगे, कूलर में रहने लगे। प्लांट्स ऐसा करते हैं क्या, नहीं करते। उसके बाद बरसात आई, हमने छाते का इस्तेमाल किया, प्लांट्स करते हैं क्या, नहीं करते। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमंस होते हैं वो ह्यूमंस या एनिमल्स कई वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये तो हो गई ह्यूमंस की बात। अगर हम जनरल एनिमल्स की बात करें तो क्या करते हैं, अगर मान लो कोई भी नॉर्मल एनिमल है, ह्यूमन की बात छोड़ दो, हम तो डेवलप्ड है, नॉर्मल एनिमल की बात कर ले, मान लो बारिश हो रही है, ठीक, प्लांट्स क्या करेंगे, अपनी जगह पे खड़े रहेंगे। कोई जानवर है क्या खड़ा होकर भीगता रहेगा, नहीं भीगता रहेगा ना, वो भागेगा, वहां से कोई ऐसा स्थान तलाशेगा जहां पे वो क्या करे, अपने आप को फिर से बारिश से बचा सके। तो और इसीलिए क्या होता है, मेनी वेज में और ये लिमिटेड वेज में। क्यों, क्योंकि बिकॉज, यहां पे लिखो बिकॉज ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, इसमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट। क्या होता है इसमें, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें केवल हार्मोन से होता है, इसमें नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स दोनों से होता है। तो ये बात हो गई स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने की। तो ये इसकी डेफिनेशन और इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, तब हम बात करते हैं कि कैसे प्लांट्स में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्ड कैसे होता है। तो ओके स्टूडेंट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, तो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। देखो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के बारे में आगे। तो प्लांट्स है, अभी तक हमने आपको यहाँ पे बताया था कि प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता। तो प्लांट्स हैव नो नर्वस सिस्टम, सो दे यूज ओनली हार्मोन्स फॉर कोऑर्डिनेशन। कि प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता, इसीलिए वो कोऑर्डिनेशन के लिए क्या यूज करते हैं, केवल और केवल हार्मोन्स यूज करते हैं कोऑर्डिनेशन के लिए। और अब बात कर लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स की एक जनरल डेफिनेशन, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट इनिशिएट अ स्पेसिफिक रिस्पांस टू अ स्टिमुलस। क्या होते हैं हार्मोन्स, एक केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस के लिए एक स्पेसिफिक रिस्पांस इनिशिएट करते हैं, और ये भी किस बॉडी में स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये बात हो गई प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन और हार्मोन्स के बारे में। अब देखो यार, हार्मोन्स क्या प्लांट्स और एनिमल्स में सेम होते हैं, नहीं। प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स दूसरे होते हैं, एनिमल्स में दूसरे होते हैं। तो फंक्शंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स इज परफॉर्म्ड बाय केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड फाइटोहार्मोन्स। क्या बोलते हैं इनको, फाइटोहार्मोन्स बोलते हैं, और इनको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट हार्मोन्स, इनको फाइटो हार्मोन्स, और इसके साथ साथ इनको प्लांट हार्मोन्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो ये फाइटो का मतलब जो होता है ना, फाइटो को अगर हम यहाँ पे क्लासिफाई कर दें, इसमें क्या मिलता है, फाइटो प्लस हार्मोन्स, दो चीजें हमें मिल रही। तो ये जो फाइटो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है प्लांट। क्या मीन्स होता है इसका, तो प्लांट। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट हार्मोन्स की बात हो जाएगी। ठीक, अब कितने तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन होता है, जिबरलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है।
ठीक है। और कहाँ भाई, कहाँ कूद रहे हो? तो ये जो तीन होते हैं, ठीक है, ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, ये क्या होते हैं? ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं। क्या होते हैं? ग्रोथ प्रमोटर। और ये जो होता है, ये होता है ग्रोथ इनहिबिटर। ये क्या करता है? ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ये ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इन हार्मोन्स के बारे में आगे बढ़े उससे पहले आप एक टर्म समझ लीजिए क्या होता है। यहाँ पे आपको काम आएगा, वो टर्म होता है डोरमेंसी। ठीक है, डोरमेंसी क्या होता है? इनएक्टिव कंडीशन इज नोन एज, सिंपल से जो डोरमेंसी होते हैं, इसका सिंपल मतलब होता है इनएक्टिव कंडीशन। अब देखो डोरमेंसी होता है कि कैसे क्या होता है इसका, पहले आप अगर देखोगे डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन, ऐसी चीजें जो क्या हो, एक टाइम तो इनएक्टिव हो, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद अगर उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट और हार्मोनल चीजें मिली तो क्या हो जाती है, फिर से एक्टिव हो जाती हैं। तो उसको बोलते हैं डोरमेंट, उस जो इनएक्टिव स्टेज होती है उसको बोलते हैं डोरमेंसी, और जो फिर एक्टिवेशन स्टेज होती है उसको बोलते हैं ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, उसको फिर से क्या, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो सीड है, वैसे रखा है घर में आपके पड़ा है, उसके जब आप उसको सॉइल में ग्रो करने के लिए शो करा देते हो, फिर क्या होता है, फिर उसमें जब पानी छिड़कते हो, खाद डालते हो, तो उसकी क्या होती है, वो जब यहाँ पड़ा है वो डॉर्मेंट स्टेज में है, उसके जब सॉइल के अंदर गया, फिर उसके बाद उसको जब न्यूट्रिएंट्स मिले तो क्या हो गया, फिर वो डॉर्मेंट, उसकी डॉर्मेंसी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये डॉर्मेंसी कहाँ होती है? जैसे सीड में होती है, और मान लो बर्ड जो होता है, बर्ड, उसमें भी डॉर्मेंसी होती है। तो ये बात हो गई हमारी प्लांट हार्मोन्स के बारे में। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक एक प्लांट हार्मोन आपको एक्सप्लेन कर दे जल्दी जल्दी फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने उतना स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस के बारे में। तो आइए एक प्लांट हार्मोन्स देखते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात कर लेते हैं। देखो ऑक्सिन प्रोड्यूस इन रूट टिप एंड शूट टिप। ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? रूट की टिप में, टिप मतलब सबसे ऊपरी पार्ट, अपेक्स पार्ट, और शूट की टिप पे मतलब जो शूट पार्ट होता है, स्टेम पार्ट, उसके टिप में मतलब ऊपरी पार्ट में। उसके बाद ये फंक्शन इसके क्या क्या है? ये सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है और ग्रोथ ऑफ शूट। शूट मतलब स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है और सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। फिर क्या करता है? स्टॉप फॉलिंग ऑफ लीव्स, ये जो पत्तियों का झड़ना होता है उनको रोकता है ये ऑक्सिन। और कॉज फीमेलनेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में फीमेलनेस मतलब प्लांट्स को फीमेल प्लांट बनाने के लिए भी ये यूज किया जाता है। और अगर आपको सीडलेस प्लांट प्रोड्यूस करना, सीडलेस फ्रूट, सॉरी प्लांट नहीं, सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस करना है, तो आप क्या करिए, किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा पे ऑक्सिन अगर लगा देंगे तो जब वो फ्रूट में डेवलप होगा तो उसमें सीड नहीं रहेंगे। ये सीडलेस फ्रूट डेवलप करने का तरीका है ऑक्सिन लगा के। तो ये बात होगी ऑक्सिन की। अब दूसरा प्लांट हार्मोन हम बात करेंगे जिबरलिन। जिबरलिन क्या करता है? प्रोड्यूस इन ग्रोइंग टिप। कहाँ प्रोड्यूस होता है? ग्रोइंग टिप में, टिप्स में, मतलब जो जो प्लांट से ग्रोइंग पार्ट होता है उसकी टिप में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है? स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन प्लांट्स, प्लांट्स में फ्लावरिंग को बढ़ाता है। और हेल्प्स इन ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, प्लांट्स में जो सीड सूट्स होते हैं उन सबकी डॉर्मेंसी या बर्ड्स की देखो अभी तक मैंने आपको बताया था कि डॉर्मेंसी कहाँ होती है? बर्ड्स में होती है। और ये क्या करता है? फ्लावरिंग बढ़ाता है, मतलब बर्ड्स की डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। बात क्लियर हो गई? फटाक से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक, अब तीसरा हम क्या कर ले, साइटोकाइनेंस की बात कर लो। साइटोकाइनेंस क्या करता है? प्रमोट सेल डिवीजन, जो सेल की डिवीजन होती है ये उसको प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है सेल डिवीजन। और क्या करता है? इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को घटाता है, रिड्यूस करता है फ्लावरिंग को। इंड्यूस मतलब कम करना। और प्रमोट लैटरल बर्ड डेवलपमेंट, और जो लैटरल बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है उसको क्या करता है? ये प्रमोट करता है, मतलब बढ़ाता है। और उसके बाद अब हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड, ABA। एब्सिसिक एसिड रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यह क्या करता है? ट्रांसपिरेशन के रेट को घटाता है। डिले फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को डिले करता है, मतलब लेट करता है। और प्रोड्यूस एब्सिशन लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब देखो ये एब्सिशन की बात होती है, एब्सिशन मतलब क्या होना कि इनको गिराना, झाड़ना, झड़ जाना, मतलब पेड़ से टूट के झड़ना, उसको ही बोलते हैं एब्सिशन। और इसको भी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है। तो ये फ्रूट्स और फ्लावर्स और जो लीव्स की जो फॉलिंग होती है वो किसके कारण होती है? एब्सिसिक एसिड के कारण ही होती है। तो ये सारे हार्मोन्स आपको क्लियर हो गए, पहला ऑक्सिन, फिर जिबरलिन, फिर साइटोकाइनिन एंड चौथा एब्सिसिक एसिड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब देखो एक और, कहीं कहीं पे एक और हार्मोन्स मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे देखो एक और हार्मोन है, उसकी भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या है वो? इथाइलिन। ठीक है,
ये मेनली किस फंक्शन के लिए जाना जाता है पता है? ये मेनली जाना जाता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए, सॉरी फ्रूट कहाँ होगा यहाँ पे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए। मतलब फल के पकने के का मेन कारण क्या है? यही है इथाइलिन। इथाइलिन क्या करता है? मतलब फल के पकने का मेन कारण है। और ये क्या करता है? इंड्यूस ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। तो ये रूट और शूट की ग्रोथ को भी क्या करता है? इंड्यूस करता है, मतलब घटाता है। तो ये बातों की जनरली ज्यादा रहता नहीं, लेकिन कहीं के बस यही, अगर इथाइलिन से क्वेश्चन पूछा था तो बस मेनली ये पूछा था कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बारे में बताओ कि कौन से हार्मोन्स के कारण होता है। तो वो मेन फंक्शन क्या हो जाता है? इथाइलिन। और ये कभी कभी फ्लावरिंग को भी इंड्यूस कर देता है। क्या करता है? इंड्यूस फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को भी कम कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, ये बातें यहाँ पे तीन चार पॉइंट है, ये ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट हार्मोन नहीं है, लेकिन कभी कभी बस इससे यही पूछा था कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हमने प्लांट हार्मोन्स की बात की, उसमें हमने ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड, उसके बाद एट लास्ट इथाइलिन की भी हमने बात यहाँ पे कर ली। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, नहीं तो फिर हमसे ईमेल करिए, और उसके बाद या तो वेबसाइट पे जाके हमारे लिए मैसेज छोड़ सकते हैं। और बाकी तो क्विज खेलिए डेली शाम 5 बजे मैथ्स का और 6 बजे बायोलॉजी का। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सब लोग इसको पढ़ें और सब लोग मजा उठाएं लॉकडाउन में पढ़ाई का। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।